नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में। ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आने वाले एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए रामबाण साबित होगा। आप देख लेना एग्ज़ाम में। चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो का आंसर। आपसे हम क्या पूछे थे कल का वीडियो में? आपसे हम पहला सवाल पूछे थे बैरोमीटर का रीडिंग से। बैरोमीटर का रीडिंग से कि जो बैरोमीटर में जो मरकरी भरा रहता है, अगर मरकरी का लेवल ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा, मरकरी का लेवल जब नीचे गिरता है तब क्या होगा, और मरकरी का लेवल जब एक नीचे गिरेगा तब क्या होगा। तो मरकरी का लेवल बैरोमीटर में जब ऊपर चढ़ता है ना तो आपका मौसम साफ होता है। जब मरकरी का लेवल धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आपका बारिश आता है। तीसरा कंडीशन है जब मरकरी का लेवल एकदम से नीचे गिर जाए ना तो आपका क्या होता है, तूफान आने का खतरा रहता है। तीनों रीडिंग को आपको छाप के रखना है। एग्जाम में यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या बताऊँ मैं। आपसे हम सेकेंड सवाल क्या पूछे थे, गुरुत्वीय त्वरण से। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का सरफेस है। आपसे हम पूछे थे पृथ्वी के सरफेस पे तो पहला नंबर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब भी आप पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी का वैल्यू बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ, जी का वैल्यू हमेशा कम होता है। इनफैक्ट आपको हम बताए थे कि पृथ्वी के सेंटर पे अगर इसका हम 3D व्यू बना दें तो पृथ्वी के सेंटर यहाँ मान लेते हैं, तो पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि नीचे आने पे जी का वैल्यू कम होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जी का वैल्यू कम होगा। ऊपर भी जाओगे तब पर भी जी का वैल्यू कम होगा, और पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटिव हाइट पे पहुँचोगे ना तो यहाँ पर भी जी का वैल्यू 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जी का वैल्यू 0 है तो आपको हम वेट पूछ ले कि पृथ्वी के सेंटर पे वेट क्या होगा किसी वस्तु का, तो वेट भी आपका 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। मास तो आपका फिक्स रहता है, कहीं भी ले जाओ, कोई भी प्लांट पे चल जाओ, आपको एम का वैल्यू तो फिक्स मिलेगा, लेकिन जी का वैल्यू फिक्स नहीं मिलेगा। जी का वैल्यू हर एक जगह अलग अलग होता है, क्योंकि जी बराबर होता क्या है, जी कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। जो आपका कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर एक जगह फिक्स होता है। लेकिन जो मास है ना और जो रेडियस है, ये मास और रेडियस मतलब द्रव्यमान और त्रिज्या, उसी मास और उसी त्रिज्या को लिया जाता है जिस प्लैनेट पे जी का वैल्यू निकाला जाता है। अगर आप जी का वैल्यू पृथ्वी के सरफेस पे निकालते हैं ना तो आपको यहाँ पे मास पुट करना पड़ेगा पृथ्वी का, रेडियस पे पुट करना पड़ेगा पृथ्वी का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे हम तीसरा सवाल क्या पूछे थे, तीसरा सवाल बता दीजिए। आपसे हम पूछे थे कि हॉर्न सिल्वर HORNSILVER, क्विक सिल्वर QUICKSILVER, और क्या पूछे थे, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपसे हम पूछे थे इस तीनों में किस में आपका सिल्वर पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा हॉर्न सिल्वर में आपका सिल्वर पाया जाता है, बाकी दोनों में नहीं पाया जाता है। हॉर्न सिल्वर हम बोलते हैं किसको हैं, तो आपका सिल्वर क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं, Hg को जिसको हम बोलते हैं, और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं पाया जाता है। कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपका कॉपर पाया जाता है, साथ साथ में जिंक पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है। जिस तरह से आप याद किए हैं ब्रास का मतलब क्या होता है, पीतल का। जिस तरह से आप याद किए हैं पीतल में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। उसी तरह आप इसको भी याद कर लीजिए, जर्मन सिल्वर का इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा, कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, तीनों के तीनों सवाल हो गए। और कुछ तो नहीं पूछे थे। ठीक है, अगर पूछे होंगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा, आपको हम कल बता देंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है सवाल, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब किसी एक मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको बताना है कि उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
आपको हम साइंस का स्पेशल सीरीज में, आप जाकर देखना प्लेलिस्ट में सेव होगा साइंस स्पेशल सीरीज के नाम से, आपको हम क्या बताए थे, टेम्परेचर स्केल का नाम बताए थे। टेम्परेचर स्केल में अगर आपका सेंटीग्रेड स्केल दे दे, फ़ारेनहाइट स्केल दे दे या फिर केल्विन स्केल दे दे, तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को आप सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, सेंटीग्रेड को केल्विन में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, और कौन सा फार्मूला है आप देख लीजिए। आपका फार्मूला है C/5 बराबर F मतलब फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर K -273/5। इस फार्मूला को आपको छाप के रखना है। यहाँ पर अगर कोई भी स्केल में अगर एक टेम्परेचर आपको मालूम है ना, तो दूसरा किसी स्केल में निकाल सकते हैं। ये आपका F है, इसको ध्यान रखिएगा, F -32/9। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेंटीग्रेड दिया है, अब आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो बस हम इतना फार्मूला का यूज करेंगे, C/5 बराबर F -32/9 पुट कीजिए। C का वैल्यू मतलब सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 60 डिग्री बटे 5 बराबर F मतलब फ़ारेनहाइट -32/9। तो 5 से 60 कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। 12 गुना 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 बराबर F -32 होगा। और अब जो 32 है इधर जाकर जुट जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूला को अपने दीवार पर छाप कर रखिएगा जहां आप पढ़ते होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल निम्न में से किसका बना होता है। ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया का सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल होता है क्या है, कोशिका भित्ति क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका कोशिका का नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसके बाहर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली से बाहर जो लेयर रहता है ना, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये आपका जो मानव है ना, मानव में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आपका पाया जाता है पादप में पाया जाता है, मतलब प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। अब आप बता दीजिए जो पादप है, जो प्लांट है, उनका जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगर कोई आपसे कवक का पूछ ले, कवक का मतलब क्या होता है, फंगस, फंगस का कोई पूछ ले इसका सेल वॉल, इसका कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, क्या बताओगे आप, काइटिन बताओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा काइटिन। आपको हम कितने बार करा भी चुके हैं इसी प्रैक्टिस सेट में आपको हम, तो आपको तीनों को याद रखना है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से, पादप का सेलुलोज से और कवक का काइटिन से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और एक चीज़ और बता दीजिए, जो आपका जो सेल का जो न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपसे हम पूछते कि मान लीजिए ये तो आपका कोशिका है, अगर हमसे पूछते कोई अणु है, कोई परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं। मतलब कोई एक सॉलिड कपूर है, उसको वेपर में बदलना है डायरेक्ट, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है वाष्पीकरण यानी एवोपोरेशन, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, पिघलना यानी मेल्टिंग, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं, और ऊर्ध्वपातन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। कपूर को डायरेक्ट क्या बदल गया है, वाष्प में बदल दिया गया है, यानी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया गया है। कैसे, उसको हीट देके। आपको हम एक फिगर दिखाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपका ठोस है,
ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस है। यहाँ पर आपका दो प्रोसेस चलता है, एक बार गर्म करने पे, हॉट करने पे, एक बार आपका कोल्ड करने पे यानी ठंडा करने पे। सॉलिड को आप गर्म करोगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। जस्ट उल्टा, अगर आप गैस को ठंडा करते हो तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को आप ठंडा करते हो तो आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव में चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में, इसको हम बोलेंगे संगलन, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम मेल्टिंग। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते रहता है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी आइए, लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो आपका गैस में चेंज होगा, इसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, एवोपोराइजेशन इसको हम बोलेंगे। आगे आइए, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं यानी ठोस को गर्म करते हैं तो गैस में चेंज होता है। देखिए, ठोस को गर्म किए, गैस में चेंज हो गया, इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये तो हो गया गर्म करने पे यानी हॉट करने पे। अब कोल्ड वाले में आ जाइए, ठंडा वाले में। तो जब गैस को आप ठंडा करते हैं तो आपका लिक्विड में बदल जाता है। देखिए, गैस को ठंडा किए तो लिक्विड में बदल गया, इसको हम बोलते हैं संघनन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, जिससे बादल बनता है। आगे आइए, लिक्विड को हम ठंडा किए तो ये आपका सॉलिड में चेंज हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए लिक्विड था सॉलिड में बदल गया, इसको हम बोलते हैं जमना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि जब हम द्रव को ठंडा करेंगे, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और आपका लास्ट है, जब आप गैस को ठंडा करते हो तो डायरेक्ट सॉलिड में यानी ठोस में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, गैस को आप ठंडा किए, डायरेक्ट ठोस में बदल गया, इसको हम बोलते हैं निक्षेपण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम डिपोजिशन। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछते रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में कैसे पूछता है, अगर किसी हम ठोस को गर्म कर दें तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो ठोस को गर्म करने पे द्रव में बदल जाता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग यानी संगलन। द्रव को अगर हम गर्म करें तो गैस में बदलता है, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, ठोस को अगर हम गर्म करें तो गैस में बदल जाता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका यहाँ पे कपूर वाला एग्जाम्पल दिया था, इसमें देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका ठोस कपूर है यानी जो सॉलिड कपूर है, डायरेक्ट आपका गैस में बदल जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1913, 1901, 1930 या फिर 1968। 1930 में मिला था, 28 फरवरी 1930 को मिला था। रमन इफेक्ट का खोज किया था, किसका खोज किया था, रमन इफेक्ट का यानी रमन प्रभाव का खोज किया था। इसीलिए हम 28 फरवरी को भारत में कुछ मनाते हैं, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। ठीक है, अब बात आ गया रमन इफेक्ट। क्या है रमन इफेक्ट? मान लीजिए ये आपका पारदर्शी मीडियम है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब भी लाइट इससे पास होगी ना तो इसका वेवलेंथ और वेवलेंथ हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तरंगदैर्घ्य, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब इसका आवृत्ति, दोनों चेंज हो जाता है। इसीलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, उसका हम अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को याद करते हैं। आपको हम बाद में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कि हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, इसको किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो आपका सूर्य का प्रकाश है ना, क्या उसको किसी मीडियम का आवश्यकता पड़ता है? नहीं पड़ता है ना, वो डायरेक्ट आपका पृथ्वी तक पहुंचता है। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो आपका साउंड है, ध्वनि है, इसको मीडियम का आवश्यकता पड़ता है। साउंड आपका वैक्यूम यानी निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है, जबकि आपका लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही ट्रेवल करता है। साउंड आपका सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है? तो साउंड आपका सबसे ज़्यादा सॉलिड में करता है, फिर लिक्विड में करता है, फिर गैस में करता है, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप आगे बढ़ाइए।
अब बात आ गया नोबेल प्राइज़ का। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जितना चीज़ जानते हैं बताइए, कितने बार आपको बता चुके हैं। नोबेल प्राइज़, सबसे पहले बताइए कि नोबेल प्राइज़ कब से दिया जा रहा है। 1901 से दिया जा रहा है। किसके याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कारक थे? तो आपका डायनामाइट का आविष्कारक थे। किसका? डायनामाइट का। अगर आपसे हम पूछे कि किस भारतीय को सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था, तो आपका 1913 में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के किस एरिया में मिला था? सबसे पहले आपको बता दें कि नोबेल प्राइज़ 6 एरियाज में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा है? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पीस यानी शांति में, और लिटरेसी यानी साहित्य के क्षेत्र में। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपका साहित्य के क्षेत्र में लिटरेसी वाला में मिला था। किस बुक के लिए मिला था? इंपॉर्टेंट है। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। कौन सा पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा गीता रहस्य से। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो गीता रहस्य किसने लिखा था? ये आपका लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे लिखे थे? तो म्यांमार का मांडले जेल में लिखे थे। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में। लेकिन हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम गीतांजलि का बात कर रहे हैं। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था? इनका नाम है गुरुदेव। गुरुदेव को किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हम लोग का जो जन गण मन है राष्ट्रगान उसका लिखा था। एक और है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो आपके लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो आपका जन गण मन है फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पे गाया गया था। और जो आपका वंदे मातरम है राष्ट्रगीत है, उसको 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। जो आपका जन गण मन है और वंदे मातरम है यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, दोनों को भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। तो 24 जनवरी 1950 को दोनों को अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग हुआ। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा मीटिंग हुआ। जो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा मीटिंग हुआ था ना, इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को अभी हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, इस बात सभी को ध्यान में रखिएगा। आपसे हम सवाल पूछ लेते हैं कि जो जन गण मन था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये फर्स्ट टाइम कौन से पत्रिका में छापा था? उस पत्रिका का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और आज का दूसरा सवाल, जो वंदे मातरम है कौन से उपन्यास से उठाया गया था? उस उपन्यास का भी नाम कमेंट बॉक्स में छापना है। उस पेपर का नाम और उस उपन्यास का नाम, दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको इसका आंसर हम कल बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्याज और लहसुन में गंध का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है क्लोरीन की उपस्थिति, सल्फर की उपस्थिति, कैल्शियम की उपस्थिति या फिर पोटेशियम की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में तेज गंध आता है। आप बता दो, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl होता है। सल्फर का सिंबल S होता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। पोटेशियम का K होता है। आज का तीसरा सवाल आपसे हम पूछते हैं कि जो कैल्शियम और पोटेशियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है और क्लोरीन और सल्फर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पता है ना, 4 ब्लॉक होते हैं आपका पीरियोडिक टेबल में, S, P, D और F। हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। क्लोरीन और सल्फर किस ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। पोटेशियम का 19 होता है।
क्लोरीन का 17 होता है, सल्फर का 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्या है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं परमाणु, फोटोन, पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, फोटोन बोलते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं हम? फोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पॉजिट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन का आपका मास होता है ना, सेम मास होता है पॉजिट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। एएनपी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बता दीजिए, द्रव्यमान बता दीजिए। तो पॉजिट्रॉन का भी मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो आपका मास दोनों का बराबर हो गया, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो निगेटिव होता है, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव होता है। मास का बात कर लेते हैं। मास किसका बताना है? प्रोटॉन का बताना है, PROTONE। और किसका बताना है? न्यूट्रॉन का बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन को तो पता है, ये है कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 kg में है, इसको याद रखिएगा। जो आपका प्रोटॉन का जो मास है ना, द्रव्यमान, ये है आपका 6.66 इंटू 10⁻27 kg है। थोड़ा सा छोटू सा ज़्यादा है आपका न्यूट्रॉन का, 6.7 इंटू 10⁻27 kg है। लगभग बराबर है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका मास, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो आप लगा के आइएगा। न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन का होता है। ये 10⁻31 और 10⁻27 से कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कुछ और चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए ये आपका परमाणु का नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये उसकी बाहरी क्या है, सभी कक्षाएं हैं। तो आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक में है। तो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि उसका बाहरी कक्षा में, आउटर सेल में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं बाहरी कक्षा में। तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं। आपसे हम यहाँ पे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ पे आपका 8 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 9 है, तो इसका हमको द्रव्यमान संख्या, कौन सा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कितना होगा, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, बता दीजिएगा आराम से। लगभग आज का ये चौथा सवाल है, जो भी हो, तीसरा चौथा जो भी हो, इसका आंसर हमको बता दीजिएगा। इसका हम वेट करेंगे आपके लिए, जो बताएगा उसके कमेंट बॉक्स पे हार्ट का शेप मिल जाएगा। बाकी चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी चलिए, मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।